नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामनगर की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़क पर ही बैठ गए। आपको बता दें कि सड़क का निर्माण ना होने को लेकर उन्होंने सड़क पर बैठकर ही धरना दिया। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग के लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़क पर बैठकर मौन धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की घोर निंदा करते हुए सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के लिए सरकार से मांग की गई है। 2 महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर उन्होंने 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी सरकार को दी है। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग पर धरने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक रामनगर से रानीखेत, बेताल घाट, धुआं कोट, लैंसडौन समेत कई विधानसभाओं के मुख्य मार्ग अब तक क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। साथ ही पर्यटकों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सड़कों का निर्माण कराने की मांग सरकार से की गई है। साथ ही रामनगर रानीखेत रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग भी की चल रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल खोलने की चेतावनी सरकार को दे दी जाएगी। कृपा करके इसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृति दे दी। आज भी वो स्वीकृति है। सरकार को चाहिए था कि 2017 में 18 में इसका आंगन बना करके केंद्र सरकार के भेजते तो अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसका चौड़ीकरण का काम चल रहा होता। तो ये उल्टे आर्गुमेंट दे रहे हैं और मैंने तय किया है यदि इसमें अगले 1-2 महीने में ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसको सड़क को ठीक नहीं करते हैं तो फिर हम मुहान में बैठेंगे, 24 घंटा उपवास करेंगे। फिर एक इसी का मामला नहीं है, इनके मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की भी पोल खोलूंगा। जिस तरीके से हमने मरचूला भिकियासैन मोटर मार्ग क्या हालत है उसकी भी करेंगे, बेताल घाट की भी करेंगे। फिर तो यहाँ के सारे सड़कों का मामला आएगा, इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ। तो बुलेटिन में बात आप देहरादून की कर लेते हैं, जहां विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा भर्ती में गठित कमेटी को लेकर बयान दिया। बता दें कि विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर गठित कमेटी पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। चाहे शनिवार हो या रविवार, देर रात तक कमेटी की तरफ से काम किया जाता है। जो भी कागजात उनको चाहिए उन हर कागजों को उन्हें मुहैया भी कराया जा रहा है और मुझे यकीन है कि जल्द ही जल्द एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। बता दें कि कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंप देगी। समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के इसमें अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां मंत्री ने जागड़ा मेला आयोजकों को सम्मानित किया। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जौनसार बावार संगीत की लोकप्रियता को देखते हुए वहां एक संगीत केंद्र खोला जाएगा। इसके लिए स्थानीय लोगों को जल्दी ही भूमि का आवंटन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्कृति मंत्री ने जौनसार बावर मेला और महासू देवता मंदिर पर एक फिल्म बनाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। इस दौरान सत्यपाल महाराज ने जौनसार बावर के सिद्धपीठ महासू देवता मंदिर हानौल में जागड़ा मेले के सफल आयोजनों के लिए आयोजकों, मंदिर समिति और उनके साथ साथ विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागड़ा मेले में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पुलिस समेत स्वयंसेवकों ने बेहतर व्यवस्था बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। को पता है कि यमुना जी जो हैं खरसाली आ जाती हैं, गंगा माँ जो हैं मुखबा आ जाती हैं, भगवान केदारनाथ जो हैं वो उखी मठ आ जाते हैं
और भगवान बद्री विशाल जो हैं वो पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और जो हमारी स्कीइंग है और भी बर्फबारी है, इसकी जो भी विंटर स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने का हमारा पूरा विचार है और उसके लिए हमारा कार्य चल रहा है। पैराग्लाइडिंग हो गया, बल के सहयोग से हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से 5 करोड़ जनता ने देखा और 170 कंट्रियों में ब्रॉडकास्ट हुआ, तो काफी हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं। तो बुलेटिन में बात कुछ हकी कर लेते हैं, जहां किसानों की तरफ से सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की। बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर उधम सिंह नगर के किक्षा में सैकड़ों किसानों ने सभा का आयोजित किया, जहां तराई किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार में चर्चा की। सभा के बाद किसानों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं से जल्द ही समाधान की मांग की। किक्षा के नई मंडी समिति में किसानों के आयोजक बैठक में किसानों ने सूखे का मुद्दा उठाते हुए फसल की पैदावार से अधिक लागत होने के कारण सरकारी मूल्यों में वृद्धि करने की भी मांग की। किसानों ने पिछले साल की धान खरीद नीति लागू को करते हुए प्रदेश सरकार से धान का मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि धान की खरीद के दौरान कई तरह की कटौती और दलाली किए जाने से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह वर्क ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हजारों किसानों को साथ लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी, ज्ञापन हमारा है कि इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। और रही बात जो आज की मीटिंग है, जो किसानों का धान में शोषण होता है उस पर विचार करने के लिए तराई किसान संगठन ने एक मीटिंग बुलाई थी और SMI साहब को भी बुलाया था और सचिव साहब, मंडी सचिव को बुलाया था। जो मंडी में मौसम की वजह से किसान अनाज लेके आता है और उसका नुकसान होता है। हमारी पहली मांग तो यह है कि धान का भाव सरकार को 2500 रुपये कुंटल देना चाहिए और उसकी खरीद की नीति जो है 1 अक्टूबर से शुरू की जाए, किसानों को परेशानी ना हो। इसको लेकर आज हमने तमाम मंडी SMI और SDM से बात की है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। दूसरा, गन्ने की फसल को लेकर किसानों में जो है लगातार मांग रही है कि गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति कुंटल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि किसान बुरे हाल में है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, वो मांग की है। और किच्छा चीनी मिल जर्जर हालत। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां कर्मचारियों ने विकास भवन के गेट पर गेट मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने विकास भवन में गेट मीटिंग की। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि विभिन्न चीज़ों को लेकर ग्रेड वेतन कम किए जाने, पुरानी पेंशन सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। 1 सितंबर से आंदोलन शुरू किया गया है, तो वहीं 30 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम 1 सितंबर से लगातार कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित करते आ रहे हैं और उसी के क्रम में आज भी हमने यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन करा रखा है। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, वास्तव में नई मांग कुछ भी नहीं है। जो पहले से कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही थी, तो वर्तमान में सरकार ने अलग अलग शासनादेशों के माध्यम से उसमें कटौती की है। तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पिरान कलियर पहुंचे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपने बयानों को लेकर सफाई पेश की। बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर पहुंचे, जहां उन्होंने बयानों पर सफाई दी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि पिरान कलियर सिर्फ आस्थाने का नाम नहीं है, पिरान कलियर एक विधानसभा और एक गांव का नाम है। उन्होंने पूरे पिरान कलियर क्षेत्र की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मेरी दरगाह शरीफ से गहरी आस्था है और तो कोई भी दरगाह के लिए गलत नहीं बोल सकता। उन्होंने आगे कहा कि पिरान कलियर क्षेत्र में जो गंदगी है उसे सब मिलकर साफ करेंगे। आपको बता दें कि शादाब शम्स के पिरान कलियर के बारे में बयान दिया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि नशा और वेश्यावृत्ति के मामले आए दिन पिरान कलियर में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय विधायकों समेत कई सामाजिक संगठनों के साथ आम लोगों ने भी उसका पर गुस्सा जताया था।
सारे वीडियोस उसके बाद आप देखेंगे अलग अलग है, सब में एक ही बात कही, हमारी मंशा गंदगी को साफ करने की है। और ये जिस पे मेरी आस्था हो, मैं लगातार जहां आता हूं, मैं बाबा के दरबार में हमेशा आता रहा हूं और मैंने ये कह रहा हूं, मैंने जो जो मांगा, आज जो कुछ हूं मैं इस दरगाह के बाबा साबिर पाक की दुआओं की बदौलत हूं। तो यहाँ के बारे में कोई गलत कहे, शादाब शम्स गलत कह दे, इससे पहले शादाब शम्स अपनी जान दे देगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं। नैनीताल में DL8 के लेकर सुनवाई की गई, जिसको लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने DL8 NIOS प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सह अध्यापक के पदों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में शामिल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में DL8 NIOS प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप में राहत देते हुए सहायक अध्यापक प्राथमिक के चल रही नियुक्तियों में शामिल करने के आदेश दे दिए हैं। हमारे फेवर में इंटरिम रिलीफ देते हुए हमको भर्ती में सम्मिलित करने हेतु, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु आदेश दिया था। और अंत में आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया है। तो बुलेटिन में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां हाई कोर्ट में 2019 के ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर सुनवाई की गई। बता दें कि हाईकोर्ट ने ब्लैकमेलिंग से जुड़े मामले में सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रदेश के लॉ सचिव से जवाब मांगा। कोर्ट ने उधम सिंह नगर के SSP को निर्देश दिए और वह पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए गए। कोर्ट ने SSP को 27 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा। कोर्ट ने लॉ सचिव को भी निर्देश दिए कि वह इस मामले में बताएं कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, सरकार जवाब देने में क्यों असफल रही है। मामला रुद्रपुर में ब्लैकमेलिंग से 2019 के झूठे प्रकरण से जुड़ा है। आरोप है कि रुद्रपुर के पहाड़गंज निवासी महबूब अली ने एक महिला के साथ मिलकर पहाड़गंज निवासी 65 साल के बुजुर्ग धरपाल को छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की साजिश रची थी और उनसे इसके तहत लाखों रुपए की रकम ऐंठ ली थी। पीड़ित की ओर से इस मामले में शिकायत कर रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज की गई थी, जिसके बाद पीड़ित की ओर से जांच अधिकारियों को साक्ष्यों के तौर पर इस प्रकरण से जुड़ी एक पेन ड्राइव भी सौंपी गई थी। इस दौरान आरोपी की ओर से सन 2021 में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि जांच अधिकारी की ओर से जो जवाब दायर किया गया है उसमें आरोपियों की पेन ड्राइव से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी उल्लेख नहीं है। न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश पारित किए गए, परंतु कई तारीखें हो जाने के बावजूद भी ट्रांसक्रिप्ट को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा है कि वो SSP उधम सिंह नगर का एक तो व्यक्तिगत शपथ पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे और उनकी व्यक्तिगत पेशी भी इस न्यायालय में होने के लिए आदेश पारित किए गए। तो बुलेटिन में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि उत्तराखंड में चंपावत में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक प्राइमरी स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का पता चलने पर मौके पर हड़कंप मच गया, जहां जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को जल्द से जल्द राहत के निर्देश दिए। ये घटना पार्टी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां शौचालय की छत जर्जर हालत में होने की वजह से गिर गई। इस घटना पे कक्षा तीसरी के और 8वीं के छात्र घायल हो गए, जिसमें तीसरी के छात्र की मौत मौके पर भी हो गई। इस दौरान जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल छात्रों को उपचार देने के निर्देश दिए। इसमें दो मैटर है। एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें 200 तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना और रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बचे हैं। लेकिन इसमें जो घटना हुई है, यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था। जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा भी बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई। तो बुलेटिन में बात तो नैनीताल की कर लेते हैं, जहाँ 18 सितंबर को क्वीनशिप कार्यक्रम के तहत
स्कूल बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाली। नैनीताल में स्कूली बच्चों की तरफ से स्वच्छता के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। दरअसल 18 सितंबर के क्लीन अप वीक के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के शहर से स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें नैनीताल डीएम के निर्देश के बाद शहर के विभिन्न स्कूलों का छात्र छात्राएं इस रैली में शामिल हुए। फ्लैट्स मैदान में शुरू हुई जन जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपने आसपास साफ सफाई करने की अपील की। इस दौरान सामाजिक संगठनों और बच्चों ने नूनी झील के आसपास साफ सफाई की और लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील की। नैनीताल के स्कूलों की यहाँ से तलताल तक चलेगी, तलताल घाट से फिर वापस। ये पूरा हम स्वच्छ भारत का अभियान है। इसमें हम अपना पूरे नैनीताल की साफ़ सफाई रख के और औरों को भी जागरूक करेंगे कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बच्चों ने प्लेकार्ड पकड़े हैं और ये प्लेकार्ड ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण और साफ़ सफाई की कितनी महत्वता है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत के अंतर्गत किया गया है और 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जो स्वच्छता सप्ताह बनाया जाता है नैनीताल में, उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां डीएम ने अब अपने बयानों पर वापसी की और इसके बाद अब उन्होंने माना कि हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से हुई मौतों के मामले में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आखिरकार अब मान लिया है कि फूलगढ़ गांव में हुई मौतें शराब पीने से हुई हैं। शराब कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हरिद्वार के जिलाधिकारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पहली नज़र में शराब से मौतें नहीं होने की बात कही थी, जिसमें 4 दिनों में मौत के आंकड़ों के बढ़ने के बाद स्थिति बदली। आपको बता दें कि 10 सितंबर को फूलगढ़ गांव में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद डीएम ने बयान जारी कर शराब पीने के कारण मौत का ना होने की बात कही थी। तो वहीं जिलाधिकारी ने फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव का दौरा कर मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज का नतीजा है या और है, इसीलिए मैंने उसमें केवल प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कोई कंक्लूसिव अपना मत नहीं दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक लैब में चीज़ें गई हैं, दूध का दूध पानी। बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में बीजेपी पार्षद समेत पुलिस ने कई लोगों को थाने में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शराब के नशे में 2 पक्षों में झगड़े के बीच बीजेपी के पार्षद हंगामा मच गया। जब हुड़दंग की सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पार्षद समेत 1.5 दर्जन नागरिकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके में केस दर्ज कर 12 बाइकों को भी कब्जे में ले लिया। साथ ही सभी पर 151 में चालान कर थाने में ले जाकर नाराजगी जताई। इसको लेकर नाराज भाजपाइयों ने कोतवाली इंचार्ज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दरअसल बीती रात चौकी पुलिस की तरफ से ईदगाह रोड पर कुछ लोगों की ओर से शराब के नशे में झगड़ा करने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सूचना के आधार पर एसएसआई प्रदीप मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां हो रहे हंगामे को उन्होंने शांत कराने की कोशिश की, जिसके बीच बीजेपी के पार्षद भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई और तो पुलिस ने नशे में पार्षदों के साथ कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद इस दौरान पार्षदों और बीजेपी के पदाधिकारियों ने पुलिस पर द्वेष का आरोप लगाया। जो उनके जो पार्षद हैं और जो रात को जो भी 22 लोगों को जो लाया गया है, यदि उसमें से वास्तव में कोई दोषी है तो उसको दोष देना चाहिए और पार्षद को जो है छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका यह भी कहना है कि इनका जो वैशाली जी हैं, इनका एक कोई भांजा है, तो वो सिर्फ बात करने गया था, उसने उसको भी लाया। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां बच्चा होने की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चालू हो गई है। बता दें कि उत्तराखंड में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। राज्य में जगह जगह लोगों के साथ मारपीट के मामले, बच्चा चोरी की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। इसी को लेकर बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने को लेकर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने सभी
एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि अगर कोई झूठी अफवाह फैलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कोटद्वार में 3 बालकों के शव बरामद होने पर इस मामले से जोड़ा जा रहा था, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पहली नज़र में इन बच्चों की मौत एक एक्सीडेंट के कारण से हुई लग रही है। माना जा रहा है कि जिस वक्त ये बच्चे नदी में गिर गए होंगे, उन्होंने कहा कि इसकी जांच भी की जा रही है। ये मामला बच्चा चोरी होने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नहीं, देखिए बेसिकली ये बहुत खेदजनक है कि कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि बच्चा चोर गिरोह आ गया है, फिर उसके शक में कुछ लोग किन्हीं भी अज्ञात लोगों को पकड़ करके उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है, अमानवीय है और किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध लोग क्षेत्र में हैं और तो आप पुलिस को बताइए, पुलिस वेरीफाई करेगी कौन है, क्या कर रहे हैं। इस तरह से अफवाहें फैलाना पूर्णतः गलत है और कई बार वो पूरी लोक व्यवस्था को भंग कर देता है। तो बुलेटिन में बात श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पौड़ी जिले की श्रीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 करोड़ 41 लाख की अवैध कुटकी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर हिमालय से मिलने वाली इस दुर्लभ जड़ी बूटी की तस्करी कर महानगरों में बेचते थे, जहां चेकिंग के दौरान श्रीनगर पुलिस ने इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान श्रीनगर श्यामदत्त नौटियाल ने बताया कि दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो चमोली जिले के जोशी मठ में 211 किलो कुटकी की तस्करी कर दिल्ली ले जा रहे थे। बरामद 211 किलो की कुटकी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 41 लाख रुपए की बताई जा रही है। सीओ श्रीनगर ने बताया कि तस्करों को गिरफ्तारी करने के लिए टीम को पौड़ी एसएसपी की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम भी दिए जाने की घोषणा की गई है। अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र महिपाल निवासी सदर बाजार कृष्णधाम कॉलोनी टेलीफोन एक्सचेंज रोड हसनपुर चुंगी सहारनपुर उत्तर प्रदेश 28 वर्ष से इनके खिलाफ जो मुकदमा अपराध संख्या 69/22 धारा 41/42 और 26(1) भारतीय वन अधिनियम 1927। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के संकुल खुमार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संकुल स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां राजकीय इंटर कॉलेज कुमार के खेलों मैदान में नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य MC मिश्रा के दिशा निर्देशन पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोनों स्तर के ही बालक बालिका वर्ग के 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर से लेकर लंबी कूद, खो खो, कबड्डी जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें पहले और दूसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। में कुमार संकुल के प्राथमिक और जूनियर वर्ग के बच्चों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। बच्चे बड़े जोश से इसमें भाग ले रहे हैं और सभी गुरुजन इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां जानकी चट्टी के पास 2 महिलाएं और 3 गायें फंस गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का रेस्क्यू किया। बता दें कि आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जानकी पट्टी के पास एक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि यमुना नदी के टापू में गांव की 2 महिलाएं और कुछ गायें फंस चुकी हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों महिलाओं और गायों का रेस्क्यू किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां ग्लेशियर लेडी ने उत्तराखंड की सरकार और बाबा रामदेव को लेकर कई आरोप लगाए। बता दें कि ग्लेशियर लेडी के नाम से जाने जाने वाली शांति ठाकुर ने
गंगोत्री धाम पहुंचे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ग्लेजर लेडी चांदी ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और बाबा रामदेव उत्तराखंड की पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में इस तरह का अभियान प्रतिबंधित होता है, जहां सरकार की तरफ से बाबा रामदेव को ये छूट देना गलत है। आम जनता को जिस प्रकार जड़ी बूटी लाने में प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसी प्रकार किसी को भी ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए, जिससे हिमालय ग्लेशियरों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही अवैध जड़ी बूटी के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चांदी ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि रक्तवन में संजीवनी की खोज महज जनता को बहलाना है। बाबा रामदेव को इन जड़ी बूटियों को निकालकर इस पर व्यापार करना है। यह कदम सिर्फ एक बिजनेस की सोच पर ही प्रेरित किया गया है, जिसमें ग्लेशियर लेडी ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के तत्वाधान में NIM के साथ मिलकर रक्तवन में गए अभियान दल को जड़ी बूटी खोज और शोध के लिए सरकार की तरफ से परमिशन देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्लेशियर लेडी ने आगे कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में इको सेंसिटिवेशन की वजह से कई बावजूद इनके नियमों को ताक पर रखकर गैरकानूनी तरीके से दल को रवाना किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार पतंजलि को हिमालय में जड़ी बूटी की खोज और शोध की परमिशन दे सकती है, तो स्थानीय युवाओं को भी अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे खेती बाड़ी है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगाई जाए, तो ये कई सालों से मैं चिल्ला रही हूँ। उसके लिए तो इनके पास कोई वो नहीं है, रणनीति नहीं है, और ये इस बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकते। अब ये है कि कल जो है ना, रामदेव बाबा ने जो एक बहुत बड़ी एक पहल कर दी हिमालय को रोकने के लिए, तो ये तो बिल्कुल एक क्या बोलता हूँ, किन शब्दों में बोलूँ मैं कि ये बहुत नकारात्मक जो कार्य हुआ है और बहुत ही गलत कार्य किया गया है। कल जो आज 10 लोग कल वहाँ जड़ी बूटी की खोज करने के लिए गए, तो क्या इस हिमालय का दोहन करने के लिए आप लोगों को मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाह रही हूँ। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां टिहरी बांध में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सत्यपाल महाराज ने अधिकारियों को फटकार लगाई। बता दें कि टिहरी बांध झील का लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध प्रभावितों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं को लेकर पिछले दिनों प्रदेश के सिंचाई मंत्री सत्यपाल महाराज ने THDC के अधिकारियों के ढीले रवैयों को लेकर नाराजगी जताई थी। मंत्री के दिशा निर्देश के बाद THDC इंडिया लिमिटेड के कई मुद्दों को लेकर एक्शन मोड पर दिखाई पड़ा, जहां THDC इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक UK सक्सेना ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि 835 कोलेटरल डैमेज की परिधि में आंशिक उन लोगों को THDC इंडिया लिमिटेड पुनर्वास विभाग को धनराशि उपलब्ध करा रही है, ताकि सभी लोगों को समय से नगद भुगतान करके सही जगह पर शिफ्ट किया जा सके। तो वहीं अधिशासी निदेशक सक्सेना का कहना है कि पुनर्वास विभाग और टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों के बीच बांध विस्थापितों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी, जिसमें बांध विस्थापितों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में सही से हल निकाला जाएगा, जिसमें सिंचाई मंत्री सत्यपाल महाराज की तरफ से बांध विस्थापितों के मामले पर जताई नाराजगी के बाद अब टिहरी बांध परियोजना के अधिकारी पुनर्वास के मुद्दों को हल करने के मकसद से एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं आया है, क्योंकि पिछली बार भी हमने 830 का जलस्तर प्राप्त किया था, और इस समय हम आज की डेट में 828.35 मीटर पे हैं। किसानों की जो कंसर्न हो सकती है, जो मेरा विचार है, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो कोलेटरल पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जल्दी से जल्दी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, शायद वो किसी तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। अभी हमारी माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई, इसमें जो पार्शली अफेक्टेड है 185 परिवार, वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, और उनका जो पैसा है वो उनको नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ग्रामीणों को जो प्रभावित हैं, कि उनको जो धनराशि मिल रही है बहुत अधिक ज़्यादा नहीं है, कम है उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी निर्धारित हो चुकी है, और जो उनका कमर्शियल बनाया गया है वो पॉलिसी के हिसाब से बनाया गया है, उससे ज़्यादा या कम उनको नहीं मिलेगा ना। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।